नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जरदारी की ड्रामाई और पुरस्रार बीमारी पर, जिसे जवाब बनाकर खुद अपोजिशन ने उन पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अपोजिशन का यह कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुद को बीमार जाहिर करके बहुत बड़ी सियासी महाजराई से खुद को बचा लिया। वो कौन सी सियासी महाज आराई थी कि जिससे खुद को बचाने के लिए इज्जत माआब, जिल्ले सुबहानी, मुफाहमतों के शहनशाह आसिफ अली जरदारी को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, बीमारी का इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ा, इतना बड़ा नाटक रचाना पड़ा? और क्या वजह है कि उनके साहबजादे बिलावल जरदारी भुट्टो बिला किसी शेड्यूल के दुबई टुर गए, और जब दरियाए सिंध पर ढाका और छेक के नाल निकालने के मामले पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत ही बुरा वक्त आया है। एक तरीके से वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, पूरे के पूरे सिंध के अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं। ऐसे नाजुक घड़ी में, ऐसे नाजुक मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान के असल वारिस जुल्फ़िकार जूनियर ने क्यों सियासत में एंट्री दी? एक ऐसे वक्त में उनका सियासत में आना और ख़ुद दरियाए सिंध के मामले को जवाज़ बनाकर उसे उछालना, ये तो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी ख़ानदान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। ये मामला है क्या? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। बिलावल हाउस में बराजमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर और सियासी तज्जिया निगार दानिश्वर गुरु जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बका की जंग लड़ रही है। दरियाए सिंध पर डाका डालने के हवाले से पीपल्स पार्टी पूरी तरीके से दीवार से लग चुकी है। सिंध के अवाम जो है वो बहुत ही बाशऊर है और इस मामले में वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। वो किसी भी तरीके से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ड्रामों में इस वक्त नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिस तरीके से उन्हें तकरीरों के ज़रिए अपने दूसरे ड्रामाई अंदाज से उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, वो बिल्कुल भी उनकी चालों में इस वक्त नहीं आ रहे हैं और वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंध के हक़ पर डाका डाला है, सिंध के दुश्मनों के साथ मिलकर। यही वजह है और ख़ुद उनके इन शुबात को तक़वियत जो है ख़ुद एक ऐसे मौके पर कि 4 अप्रैल से एक दिन पहले ख़ुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अचानक बीमार पड़ जाना, उन्हें कोरोना हो जाना, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिससे जो है वो गलत फहमियाँ कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है और उन्हें यकीन हो चुका है कि दरियाए सिंध पर डाका डालने का ज़िम्मेवार कोई और नहीं, ख़ुद सिंध हुकूमत है, ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूए रवां यानी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी है। ये उनको पक्का यकीन हो चुका है। ख़ुद सदर मुमलिकत का ऐसे नाजुक मौके पर जो है वो बीमार पड़ जाना, क्योंकि सिंध के अवाम को इस बात का पूरा यकीन था कि 4 अप्रैल को जब ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी होती है, उस मौके पर जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जब भी आते हैं वो ख़िताब करते हैं, तकरीर करते हैं और तकरीर में वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो इशू होता है उसी इशू को जो है वो उठाते हैं और इस वक्त सिंध का सबसे बड़ा इशू जो है वो दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ का है कि दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाया अमल क्या है, जिसको सुनने के लिए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जियालों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो 4 अप्रैल को जो है वो लाड़काना पहुंच गई थी कि यहाँ पर सदर मुमलिकत आएंगे और वो ख़िताब करेंगे। लेकिन इस बहुत बड़ी सियासी महाजराई से ख़ुद को बचाने के लिए जो है वो सदर मुमलिकत ने जो है वो शतरंज का जो चाल चली, इसके नतीजे में जो है वो पुरस्रार तौर पर, ड्रामाई तौर पर बीमार पड़ गए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न वो
सेहतियाब होंगे और न ही वहाँ पर पहुँच पाएंगे और न ही वो कोई खिताब कर सकेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को भी इस बात का अच्छी तरीके से फ़हम व इदराक है कि अगर वो जाते हैं 4 दिसंबर को वहाँ लाड़काना, तो फिर उन्हें जो है बहालत मजबूरी जो है वो खिताब करना पड़ेगा। तो खिताब क्या करेंगे? ज़ाहिर है कि इस वक्त का सबसे बड़ा इशू जो है वो दरियाए सिंध का है। तो वो दरियाए सिंध के मामले पर कुछ नहीं कह सकते, या कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हाथ रंगे हुए हैं। ख़ुद पंजाब हुकूमत की जो वज़ीर इत्तलाआत है, उनका ये कहना है कि हमारे पास सबूत हैं। उस मुआहदे पर जो है ख़ुद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत हैं, यानी कि उनकी अपनी रजामंदी से जो है दरियाए सिंध से 6 कनाल निकालने की मंजूरी दी गई है। तो जब वो वहाँ उनके पास दस्तावेज़ात हैं, तो उन दस्तावेज़ात के होते हुए ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी कैसे जो है वो कोई स्पीच कर सकते हैं, कैसे वो कोई खिताब कर सकते हैं? अखबारी बयान तो आते हैं, बयानबाजियाँ तो दूसरे रहनुमा कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद सदर मुमलिकत जो है अपने तौर पर जो है ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते, या ऐसा कोई बयान देने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए इस बड़ी सियासी महाजराई से ख़ुद को बचाने के लिए उन्होंने जो है मुबैना तौर पर कोरोना का ड्रामा रचाया। ये इल्ज़ामात जो है ख़ुद अपोजिशन की जानिब से जो है वो उन पर आयद किए गए, जबकि ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कहने का नहीं, वो बीमार हैं और वाकई उनको कोरोना हो चुका है। और ख़ुद सबसे बढ़कर जो है डॉक्टर आसिम ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तस्दीक की है कि टेस्ट आ चुके हैं और वाकई सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को कोरोना हो चुका है। ये तो उनका कहना है, लेकिन अपोजिशन जो है वो कहती है कि नहीं, ये एक सियासी बीमारी है। उस सियासी महाजराई से ख़ुद को बचाने के लिए सदर मुमलिकत ने जो है तुरुप का ये पत्था इस्तेमाल किया है, ये कार्ड खेला है, ये उनके इल्ज़ामात हैं। अब इसी दौरान जो है वो बिलावल ज़रदारी भुट्टो जो है वो अचानक दुबई चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके मुकाबले में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान का जो असल वारिस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं। पहले सुनते हैं उनके ख्यालात, वो क्या कहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई बादशाह नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई शहंशाह नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई सुल्तान नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम का नौकर था, और हम आपके भी नौकर हैं। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी तुम्हारा नौकर था। वो पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंधी अवाम के नौकर था, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह हो, चाहे सिख हो। हम तुम्हारे हैं, हम आपके खिदमत देने वाले हैं, हम आपके गाजी हैं, हम आपके खादिम हैं, और हम अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। नारे नाज़रीन, ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो सच्चाई बयान कर रहा था, उसमें कोई मकर, कोई फ़रेब नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। वो इस वक्त कह रहे हैं कि दरियाए सिंध पर कोई समझौता नहीं होगा। दरियाए सिंध का है, उसमें कोई समझौता हो ही नहीं सकता, किसी और का उस पर कोई हिस्सा नहीं है, कोई मलकियत नहीं है, कोई उसको तकसीम नहीं कर सकता। बहुत ही एक बेहतरीन किस्म का बयान दिया, और उनके इस बयान ने जो है वो सिंध के मजलूम अवाम के दिल जीत लिए है। ये भुट्टो ख़ानदान के असल वारिस है। वैसे भी शरीयत हमारी कहती है कि नस्ल जो है वो वालिद से चलती है, वालदा से नहीं चलती है। ये भुट्टो के पोते हैं, जबकि ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो जो है वो नवासे बताए जाते हैं। नवासे से वो ज़रदारी के बेटे हैं, भुट्टो ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ नहीं बनता है, बराह रास्त खून नहीं है, खून वो ज़रदारी ख़ानदान के हैं। ये जुल्फ़िकार जूनियर जो है ये भुट्टो ख़ानदान के वाहिद चश्मे चिराग हैं, जो कि अपने बाप की तरफ से जो है वो पुरजोश हैं, जज्बाती हैं, और हक़ व सच के साथ चलने वाले हैं, जो कि इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये दो ऐसे इवेंट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास दो ही ऐसे सरमाया है कि जो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिरती हुई साख को सहारा देने में इस्तेमाल होते हैं। एक है 4 अप्रैल और दूसरा है 27 दिसंबर। 4 अप्रैल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, यानी 4 अप्रैल को जो है वो उन्हें आज से 46 साल कबल जो है वो
انہیں 1979 میں جو ہے تختہ دار پر چڑھایا تھا اس وقت کے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے، قاسم نے، ایک جھوٹے مقدمے کو جواز بنا کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ 27 دسمبر کو جو ہے خود پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو ہے بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دو ایونٹ ہے، ایک ایونٹ میں جو ہے وہ یعنی کہ 8 مہینے کا گیپ آ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ 4 مہینے کا، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو برسی ہوتی ہے اس کے بعد 8 مہینے تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بوسٹ مل جاتا ہے اور وہ تر و تازہ رہتے اور ان کے ووٹر ان سے چھپ کے ان کا ووٹ بینک جو ہے مستحکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خود بے نظیر بھٹو کی برسی آتی ہے، پر اس پر جو تقریر ہوتی ہے تو 4 مہینے جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں ووٹ بینک کو جو ہے وہ مستحکم رکھنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے سندھ میں ان کا ووٹ بینک جو ہے اگر مستحکم ہے تو ان دو ایونٹ کو لے کر، ان دو واقعات کو لے کر جس کی برسی مناتے ہیں اور اس پر ان کو تقریر کرنا پڑتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر انہیں تقریر کرنے سے خود کو بچانا پڑا، بلکہ رائے فرار اختیار کرنا پڑی، کیونکہ اس تقریر سے ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہونے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے اپنے چہرے کو بے نقاب ہونے سے بچانے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں دریائے سندھ پر ڈاکہ ڈالنے کے افسوسناک واقعے میں، اب وہ اس سے مکر رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا ہے۔ ٹریپ تو ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں، ان کی سیاست سندھ سے ختم ہو گئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سندھ سے ان کی سیاست کا جنازہ اٹھنے کو ہوئے تو یہ بات غلط نہیں ہے، یہ سیاست ان کی سندھ سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب جو انٹری دے دی ہے خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے، یہ رہی صحیح کسر ان کی ختم ہو گئی۔ اگر آگے جا کے فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چند سیٹیں لینے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ صورتحال اس وقت سندھ کی اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے اس افسوسناک واقعے سے، دریائے سندھ پر ڈاکہ ڈالنے سے۔ دریائے سندھ پر ڈاکہ جو پڑا ہے اس میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی ملوث ہے۔ خود الزامات عظمیٰ بخاری نے لگائے ہیں، جو کہ خود وہاں پنجاب کی جو ہے وہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں میڈیا والوں کو کہ بھئی یہ تو ہمارے پاس دستاویزات ہیں، ان پیپروں پر دستاویزات پر خود صدر مملکت کے دستخط ہیں۔ اب یہ کس منہ سے جو ہے اس سے مکر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ 6 کنال جو ہے خود آصف علی زرداری کی اپنی رضامندی سے نکالے گئے ہیں، معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 اپریل کو جو ہے بھٹو کی برسی کے موقع پر خود کو تقریر کرنے سے بچانے کے لیے انہیں جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ بیماری کا ناٹک رچانا پڑا۔ یہ الزامات خود اپوزیشن نے ان پر عائد کی، اور خود پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ ان پر یہی الزامات عائد کیے کہ صدر مملکت اور دوسرے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ۔